उसके बाद में सर उसमें डीबी आउट हो गया। उसके बाद में मतलब मेरी लाइफ में काफी ब्लेंडर आए, एक के बाद एक एग्जाम में रहता चला गया मैं। इसमें डीबी आउट हो गया। उसके बाद में मैं नॉन टेक में चला गया। मैंने नॉन टेक के काफी सारे एग्जाम दिए, उधर भी मेरा किसी में नहीं हुआ। उसके बाद में स्टेट, राजस्थानी स्टेट की एक आरएसएम एसएसबी की वो पीएचईडी होता है ना, पीएचईडी डिपार्टमेंट होता है, हम्म। स्टेट पीडब्ल्यूडी होता है। उसमें भी मैं हम्म। 3 नंबर से रह गया था। उसके बाद में मैंने कंप्यूटर टीचर का एग्जाम दिया नॉन टेक वाला, उसमें मैं सेक्शनल फेल हो गया। उसके बाद मैंने वीडियो का दिया था, तो वीडियो में भी मैं मेरा प्री पास हो गया था, मेंस फेल हो गया था। दिल्ली हेड कांस्टेबल का दिया था, तो दिल्ली हेड कांस्टेबल में मैं 1 नंबर से रह गया था। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट फिर मेरा नाम सर्च किया था, तो मैंने गौरव सिंह धाकड़ डाला उसमें, तो मिल गया था। फिर मैंने डिपार्टमेंट देखा तो उसमें एच लिखा हुआ था, जो एमईएस मिला हुआ था। तो मतलब बहुत खुशी हुई थी, आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि इतने साल, मतलब 2 साल हो गए थे मुझे भाई 20 के बाद में, और फिर इतने सारे एग्जाम में पास जाके रहा था बिल्कुल। तो उसकी खुशी थी, मतलब आंखों से आंसू आ गए थे बहुत ज्यादा। फिर मैंने मम्मी को बताया, तो बोला नहीं जा रहा था उस टाइम, मम्मी को जब बताया था तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग के साथ है गौरव जी। इनका सिलेक्शन एसएससी जेई 2022 में एमईएस डिपार्टमेंट में हुआ है। तो आज का सेशन जो है सो काफी बेनिफिशियल उन लोगों के लिए होगा जिनका कम मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो गौरव जी का बहुत सारे एग्जाम्स में कम कम मार्जिन से सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज आपके सामने इनका रिजल्ट है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं गौरव जी को और इनकी जो जर्नी रही है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। तो पीडब्ल्यू आप लोगों को ऑफर करता है अशोका बैच एंड इंजीनियर्स बैच, जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस के लिए सिर्फ 1499 रुपीज में अवेलेबल है। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यस सर, सबसे पहले मैं आपके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म बुलाया और मेरी सक्सेस जर्नी को शेयर करने का मौका दिया, तो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप बता दीजिए अपने बारे में थोड़ा सा, और कहाँ से आपने स्कूलिंग वगैरह की उन सबके बारे में बताइए। सर मेरा नाम गौरव सिंह धाकड़ है और मैं राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट की हिंडौन तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वो मेरे होम टाउन हिंडौन सिटी से हुई थी। उसके बाद जो बीटेक की थी मैंने, वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से की थी, जो मेरी 2016 से 2020 तक कंप्लीट हुई थी। तो इस बार आपने कौन सा डिपार्टमेंट ऑप्ट किया है? सर इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 359 है, और मुझे जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ वो एमईएस हुआ है। तो जैसे कि आपके जो मार्क्स बने थे प्री में और मेंस में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जो मेरा प्री का स्कोर था वो 127 था, और जो मेंस का है वो 247 है। तो जैसे कि आपने इस बार पहली बार आपने एग्जाम दिया था या इससे पहले भी आप अटेम्प्ट ले चुके हो? नहीं सर, इससे पहले मैं एक बार 21 वाला दिया था मैंने, जो मार्च में एग्जाम हुआ था 21 में। हाँ ये मेरा हाँ। सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन उस बार मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं आपकी जो एसएससी जेई की जो जर्नी है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कब स्टार्ट होती है? सर जो मेरी कॉलेज कंप्लीट हुआ वो 20 का पास आउट हूँ मैं ना। तो मैंने जो हम्म। गेट की कोचिंग स्टार्ट के साथ कोई कॉलेज के साथ में कर ली थी, 3rd ईयर और 4th ईयर के साथ में। तो वो हम्म। एक मेरे बेनिफिट मिला था कि मैंने साथ में कोचिंग कर ली थी, क्योंकि 20 के बाद में कोरोना भी आ गया था। यदि मैं साथ में कोचिंग नहीं करता तो शायद मैं बाद में मुझे फिर 1 से 2 साल का और गैप लगता, क्योंकि कोचिंग सारी ऑफ थी। तो ये बेनिफिट हम्म। मिला था, और मुझे एसएससी जेई के एग्जाम के बारे में कॉलेज में ही पता लग गया था जब मैं गेट की कोचिंग कर रहा था। क्योंकि एक शुरू से माइंड में अपन सुनते हैं अपनी फैमिली में कि जेई होता है, तो शुरू से हम्म। क्लियर था कि जेई का एग्जाम देना अपने को बीटेक के बाद। तो वहीं सुन लिया था मैंने इसके बारे में। तो मैंने जो इसका जो सारा बेसिक्स था वो तो मेरा गेट से कंप्लीट हो गया था। अच्छा। सिलेबस था वो गेट से ही कर लिया था मैंने।
तो मैंने इसका मतलब मेरा पहले क्लियर नहीं था कि मैं एसआईजेई का कोई एग्जाम दूंगा, क्योंकि इसमें क्या दो स्टेज होती है, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं दोनों स्टेज को क्लियर कर पाऊंगा। तो इसलिए क्या 2021 में राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी निकली थी, हम्म। जेईएन की। हम्म। तो मैंने उसका प्रिपेयर किया था, क्योंकि उसमें वैकेंसी भी ज्यादा थी, 550 समथिंग थी ओनली राजस्थान राजस्थान में। तो हम्म। मैं उसके लिए कॉन्फिडेंस था कि मैं उसको भी निकाल लूंगा। तो उस टाइम मैंने जो प्री दिया था 21 वाला, तो वो बिना तैयारी के दिया था, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम, तो प्री भी नहीं हुआ था, क्योंकि मार्च में लगा था और फरवरी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी आई थी। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तैयारी कर रहा था राजस्थान वाले की। एसएससी की मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं डीबी आउट हो गया था। चलिए, कोई नहीं। उसके बाद में फिर उसके बाद में सर उसमें डीबी आउट हो गया। उसके बाद में मतलब मेरी लाइफ में काफी ब्लेंडर आए, एक के बाद एक एग्जाम में रहता चला गया मैं। इसमें डीबी आउट हो गया, उसके बाद में मैं नॉन टेक में चला गया। मैंने नॉन टेक के काफी सारे एग्जाम दिए, उधर भी मेरा किसी में नहीं हुआ। उसके बाद में स्टेट राजस्थानी स्टेट की एक आरएसएम एसएसबी की वो पीएचईडी होता है ना, पीएचईडी डिपार्टमेंट होता है, हम्म। स्टेट पीडब्ल्यूडी होता है। उसमें मैं हम्म। 3 नंबर से रह गया था। उसके बाद में मैंने कंप्यूटर टीचर का एग्जाम दिया नॉन टेक वाला, उसमें मैं सेक्शनल फेल हो गया। उसके बाद में वीडियो का दिया था, तो वीडियो में भी मैं मेरे प्री पास हो गया था, मेंस फेल हो गया था। दिल्ली हेड कांस्टेबल का दिया था, तो दिल्ली हेड कांस्टेबल में मैं 1 नंबर से रह गया था। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम रह गया। उसके बाद में मैंने फिर मतलब फिक्स कर लिया कि वापस से मुझे टेक्निकल में ही रहना, नॉन टेक की कोई तैयारी नहीं करेंगे अपन। तो फिर इसका अगस्त में फॉर्म आया था, इसके 2022 में, हम्म। 2023 वाले अगस्त में फॉर्म स्टार्ट हुए थे। तो मैंने इसका फॉर्म भरा था, फिर मैंने फिक्स कर लिया कि अब कोई तैयारी नहीं करेंगे, इसके अलावा ओनली एस आई करेंगे। फिर इसका फ्री हुआ था अक्टूबर में, तो फ्री की हम्म। तैयारी की थी, फ्री क्लियर हो गया था। इसका रिजल्ट जो 18 जनवरी को आया था, हम्म। 18 जनवरी को रिजल्ट आया था। उसके बाद में मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की थी। तो मतलब रिजल्ट आने के बाद आपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की? हाँ, मेंस की तैयारी 18 जनवरी के बाद में स्टार्ट की थी मैंने, क्योंकि मुझे पता था 1 महीने में कर लूंगा, क्योंकि गेट का पड़ा हुआ था पहले, तो टेक्निकल तो स्ट्रॉन्ग ही था। और नॉन टेक मेंस में आता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। काफी लोगों का यही पर्सपेक्टिव रहता है कि प्री कैसे भी निकल जाए, मेंस मेरे से निकल जाएगा। तो बहुत लोग हाँ हाँ, कॉन्फिडेंट क्योंकि रहते प्री हैं और में क्या है निकाल भी ना, लेते हैं। प्री थोड़ा, हाँ प्री थोड़ा क्या है, तो टाइम का इशू होता है, और फिर उधर क्या सिलेबस थोड़ा, एक तो टेक्निकली पढ़ना पड़ता है और नॉन टेक भी पढ़ना पड़ता है, तो वो थोड़ा इशू रहता है प्री में। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपके लाइफ में इतना सारा अप एंड डाउन आ रहा है, तो क्या माइंडसेट रहता है एक पेरेंट का, जो इतने मुसीबत आने के बाद भी वो लगा रहता है और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ? वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है आपके लिए। तो उसके बारे में, माइंडसेट के बारे में थोड़ा बात कीजिए कि आपका क्या माइंडसेट था कि सर करना देखो है। माइंड सेट, देखो सर वो तो कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, मोटिवेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि देखो जो अपनी फैमिली है, माँ बाप है, अपने लिए जो करते हैं, तो उसको माइंड में रखना पड़ता है। नहीं तो ऐसे तो डिमोटिव भी होते हैं कई बार, इतने सारे जब एग्जाम में रह जाते हैं तो लगता है कि अपना कहीं नहीं होगा, और फिर साथ में क्या अपने जो फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते रहते हैं, तो वो भी फिर अपने को लगता है कि यार अपन रह गए, अपने फ्रेंड्स सेलेक्ट हो रहे हैं, तो डिमोटिवेशन आता है। लेकिन है ना, वो फिर अपने को लगे तो रहना पड़ता है, क्योंकि ना कोई चीज को अपन बीच में छोड़ देंगे, जर्नी को छोड़ देंगे, तो उसको कोई मतलब नहीं है ना। हम्म। चीजें तभी नहीं होती है जब उनको छोड़ देते हैं, है ना। लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। और है ना, एक चीज ये भी है सर कि मेरा जब जिन भी एग्जाम में रहा था ना, उससे बेटर ही मिला है, क्योंकि मैं सारी स्टेट के एग्जाम में रहा था, लेकिन मेरा सेंट्रल में सिलेक्शन हुआ है। तो जो मिलता है वो कहते हैं ना कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, और अच्छा ही मिलता है इन द एंड। तो वही है एंड कि सेट देखिए सर, लगे रहिए बार बार। आपका डेस्टिनी यहाँ लिखा हुआ था कि सेंट्रल में आपको जाना है, स्टेट में आप मेहनत कर रहे हो। हाँ तो सर उस टाइम जब मैं रहता था ना किसी एग्जाम में, तो मैं सोचता था कि यार कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अब डिमोटिवेट तो आ देता कि वो अच्छा कब होगा, कब जाके होगा। तो जो अच्छा अब जाके हुआ था 24 मई को। चलिए, तो 24 मई के बारे में बताइए कि उस दिन जब रिजल्ट आया सर आपने 24, देखा। देखिए बताइए, सर बताइए। 13 जुलाई 13 जुलाई को ऐसा ही सीजल का रिजल्ट आया था, है ना। तो एग्जाम अपने आसपास ही हुए थे दोनों के, सीजल को जेई का। तो सब कह रहे थे कि इसका भी रिजल्ट विद इन बन भी का जाएगा। लेकिन हम्म। एक एक दिन इंतजार कर रहे थे सारे लोग, हम भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आया ही नहीं था। और फिर वो क्या, फिर 20 तारीख बाद तो सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि रिजल्ट आएगा। हम्म। लेकिन 24 तक फिर वो केस वाली बात और चलने लग गई थी कि मैकेनिकल वालों ने केस कर दिया, तो अब रिजल्ट और डिले हो सकता है, स्टे लगा दिया गया वैकेंसी पर। 24 मई को मैं मेरे फ्रेंड से बात की थी शाम को 6 बजे। तो ऐसी बात चल रही थी, रिजल्ट कब आएगा, अपना क्या होगा, सिलेक्शन होगा है नहीं होगा, वो टेंशन रहती है माइंड में। जब 8 बज गए थे नाइट के, तो मैं क्या फोन चला रहा था, रील देख रहा था इंस्टा पे। तो नोटिफिकेशन, वो एक मेरे पास नोटिफिकेशन आया था टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें लिखा हुआ था ऐसे ही 2022 रिजल्ट। मैंने सोचा शायद लड़के फिरकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, जगह जगह कुछ नहीं आया है। फिर एक और नोटिफिकेशन आया दूसरे ग्रुप में, उसमें भी वही था ऐसे ही 2022 रिजल्ट। तो मैंने सोचा इतना तो मतलब कोई मजा नहीं ले सकता कि बार बार
नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो मैंने हम्म। उसको खोल के देखा, फिर बाद में उसको खोल के देखा तो मैं सबसे पहले कट ऑफ देखी। तो कट ऑफ से ही पता लग गया कि रिजल्ट आ चुका, क्योंकि कट ऑफ बहुत डिफरेंट थी। अब तक कभी हम्म। इतनी कट ऑफ नहीं गई थी कि बीआरओ की 353 कट ऑफ थी। हम्म। तो फिर मुझे पता लग गया कि रिजल्ट तो आ चुका है। धक धक भी हुई थी कट ऑफ को देख के कि बीआरओ के 353 रैंक वो कट ऑफ गई है, जो किसी ने नहीं बताई थी इतनी कट ऑफ जाएगी। तो हम्म। उसके बाद मैंने डायरेक्ट फिर मेरा नाम सर्च किया था, तो मैंने गौरव सिंह धाकड़ डाला उसमें, तो मिल गया था। फिर मैंने डिपार्टमेंट देखा तो उसमें एच लिखा हुआ था, जो एमईएस मिला हुआ था। तो मतलब बहुत खुशी हुई थी। आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि इतने साल, मतलब 2 साल हो गए थे मुझे भाई 20 के बाद में, और फिर इतने सारे एग्जाम में पास जाके रहा था बिल्कुल। तो उसकी खुशी थी, मतलब आंखों से आंसू आ गए थे बहुत ज्यादा। फिर मैंने मम्मी को बताया, तो बोला नहीं जा रहा था उस टाइम। मम्मी को जब बताया था तो खुशी बहुत हुई थी। क्योंकि ऐसा लग रहा था सब कुछ मिल गया अपने को, क्योंकि एमईएस डिपार्टमेंट अच्छा चाहिए तो सीपीडब्ल्यूडी था, लेकिन वो कहते हैं ना भगवान को पता होता है कि अपने से अपने को अच्छा क्या है। तो एमईएस क्या, मुझे आगे स्टडी करनी है अभी। तो उसके हम्म। लिए एमईएस में जैसा बताते हैं सीनियर्स के, इसमें वर्कलोड कम होता है थोड़ा, आप स्टडी आराम से कर सकते हो। तो ठीक है, जो भी मिला है मतलब अच्छा है, ये डिपार्टमेंट फैसिलिटी अच्छी है इसमें भी। हमको जहाँ तक लगता है कि एमईएस और सीपीडब्ल्यूडी में मतलब 19-20 का फर्क है। किसी में कोई एडवांटेज, जैसे एमईएस में बहुत सारे अलग बेनिफिट्स हैं जो कि सीपीडब्ल्यूडी में नहीं है। सीपीडब्ल्यूडी में कुछ बेनिफिट्स हैं वो एमईएस में नहीं है। दोनों ही अपने जगह पर बहुत बेस्ट डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं हाँ, लीजिए। बाकी अब वो तो बेस्ट है, एमईएस ही बेस्ट है। मुझे एमईएस मतलब मेरे लिए एमईएस सूट है, क्योंकि मुझे आगे स्टडी करनी है उसके लिए। आगे का क्या आपने सोचा है, आईएएस वगैरह या फिर गेट? वो स्टेट पीसीएस का सोचा है मैंने। अच्छा, अच्छा। तो अब वैसे बात कर। सीपीडब्ल्यूडी मेरा क्या 2 मार्क्स से रहा था। अच्छा, तो आपका टोटल मार्क्स कितना आया था ऐड करके? 375 के समथिंग, 375 के समथिंग। और ओबीसी की जो सीपीडब्ल्यू कट ऑफ है वो 377। आपका वही फर्स्ट डिवीजन सीपीडब्ल्यूडी रहा होगा। हाँ था, तो वही सबका वही रहता है। सीपीडब्ल्यूडी भरते हैं सब। तो अब बात करते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन जर्नी रहा है उसमें आपने यस सर। रिसोर्सेज वगैरह कहाँ से इकट्ठा किए। और जैसे कि आपने बताया कि आपने गेट की प्रिपरेशन करी थी, तो होपफुली आपने मेन जो टेक्निकल का प्रिपरेशन है वहां से आपने कर लिया होगा। बट नॉन टेक का जो यस भी पोर्शन है काफी बड़ा सिलेबस है, और आते बहुत कम है उसमें से, और मार्क्स भी बहुत कम लोगों का बन पाता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, यस सर। कितने मार्क्स बने, कहाँ से आपने रिसोर्सेज इकट्ठा किए, और कैसे आप करते थे? तो देखिए टेक्निकल का बताता हूँ। टेक्निकल का मेरा मेजर पोर्शन तो गेट से हो गया था, लेकिन उसमें भी क्या है, गेट में थोड़ी कम लिखाते हैं, पढ़ाते सब कुछ है लेकिन थोड़ी थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि अपने ऐसे जे में क्या थोड़ा डिप्लोमा टाइप के डाटा टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, जो गेट में नहीं बताए जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कुछ कोचिंगों के नोट्स से जुगाड़े थे उधर से, इसमें थोड़ी अच्छे लेवल पे थी और थोड़ी डिप्लोमा लेवल का सिलेबस था उसमें, है ना। तो जैसे ट्रैक्शन, और वो अपने जो ट्रैक्शन टॉपिक होता है इलेक्ट्रिकल में, वो गेट में नहीं होता है, 40 वाला। तो वो तो मैंने वहां से कंप्लीट किया, यूट्यूब से कंप्लीट किया था मैंने। जो भी गेट से जो भी रह गया था, जो एक्स्ट्रा पढ़ना था, वो सारा यूट्यूब से पढ़ा था मैंने, कोई कोचिंग नहीं थी उसके अलावा। और जो नॉन टेक की बात करता हूँ, तो नॉन टेक में 2 पोर्शन होते हैं, एक तो रीजनिंग होती है, एक होता है जीके होता है, जिससे सबको डर लगता है। तो रीजनिंग का तो क्या था नहीं, रीजनिंग का देखो सबसे पहले तो यही है कि जितने भी टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उनको, उनका बेसिस पढ़ लो आप, यूट्यूब से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं क्विज लगाता था उसकी। क्विज मतलब कोचिंग होती है काफी सारी, अपनी टेक्स्ट बुक भी है, उसके अलावा अड्डा 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 247 है, उसका ऐप डाउनलोड कर लो। तो उनसे क्या मतलब क्विज आती है उसमें, तो मैं एक रीजनिंग की क्विज लगाता था खूब। तो उससे क्या स्पीड भी, उसमें क्या टाइमर चलता होता है, तो स्पीड की भी दिक्कत नहीं आती है। और जीके के लिए सर, जीके के लिए मैंने खुद के सेल्फ मेड नोट्स थे, क्योंकि मैं नॉन टेक में स्विच कर गया था बीच में। तो मैंने क्या उसके सारे नोट्स बना रखे थे अलग अलग। यदि किसी के पास टाइम भी ना हो ना, मतलब ऐसे अलग से नोट्स बनाने के लिए सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के, तो एक लूसेंट बुक आती है ब्लू कलर की। तो लूसेंट से मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है मेरा। क्या है, मतलब जीके मेरा 27 नंबर थे, तो ठीक था स्कोर तो 27। तो उसके लिए मैंने यही किया था, लूसेंट में जो अपने अंदर टेबल दे रखी होती है ग्रीन कलर में, वो हाईलाइट करके उनको पढ़ना चाहिए एक तो। उसके अलावा जीके में ना मतलब 20 या 30 कुछ स्टेटिक के टॉपिक हैं, जो यूट्यूब पे अभी सर्च मारोगे लिस्ट तो मिल जाती है उनकी, उनसे मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं, जो स्टेटिक के टॉपिक होते हैं। तो उनको सारे स्टेटिक टॉपिक उनको अच्छे से कवर कर लो। इसके अलावा जो साइंस होती है, साइंस के भी 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं अपने जेई में। तो उसको मैंने लूसेंट से किया था उसके भी, और कुछ मेरे पास नोट्स भी थे, यूट्यूब से पढ़ रखा था मैंने साइंस को भी। इसके अलावा सर करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को या तो आप बुक ला सकते हो, क्रोनोलॉजी आती है, और जो भी और कोई भी बुकलेट आती है वो ले आइए आप। या फिर है ना, जो अपने यूट्यूब पे वीडियो होती है, 7-8 मिनट की वीडियो होती है डेली का, तो उसको लिख सकते हैं अपन, डेली 1 घंटे में 7-8 वीडियो भी लिख सकते हैं। तो 2-3 महीने का टाइम तो मिलता है नोटिफिकेशन के बाद, तो 7-8 महीने का करंट यूट्यूब वीडियो देख के भी कवर कर सकते हैं अपन।
और मैं क्या बुक बुक लाने में कम बिलीव रखता हूँ, मैं खुद खुद से ही पढ़ने में ज्यादा बिलीव रखता हूँ। मैं करंट अफेयर्स ही खुद से ही लिखता था। तो मतलब आपने कोई स्पेसिफिकली बुक वगैरह टेक्निकल के लिए फॉलो किया था? टेक्निकल के लिए सर वो ऑथेंटिक बुक जो रेफरेंस बुक आती है वो मेंस के लिए प्रिपेयर की थी। प्री के लिए तो मैंने बस पीवाईक्यू वाली जो बुक आती है अपनी, यूथ पब्लिकेशन की आती है एक तो, एक हम्म। वीडीसी की भी आती है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे होते हैं ऑल इंडिया वाले। यूथ में तो क्या ऑल इंडिया वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं सारे जितने भी एग्जाम हम्म। होते हैं ऑब्जेक्टिव। तो वहां से मैंने बस पीवाईक्यू की बुक खरीदी थी मैंने के नोट, मतलब थ्योरी वगैरह की कोई बुक नहीं परचेज की। तो अब बात करते हैं कि जैसे आपने प्री का एग्जाम दिया, मेंस का एग्जाम आया, तो मेंस का जो रिजल्ट आया, आप उस टाइम प्रेशर वगैरह कुछ था दिमाग पे कि अब तो एक ही महीना बचा हुआ है, या फिर आप काफी कॉन्फिडेंट थे? तो वो प्रेशर तो था कि 18 जनवरी को रिजल्ट आया था, पता था कि 26 को मेंस होने वाला है, लेकिन अब प्रेशर से प्रेशर लेके कर भी कर सकते हैं अपन। वो तो फिक्स है 26 को होगा, टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं प्रेशर लेके। तो उसके बजाय ये है कि अपने टाइम को यूटिलाइज करो और पढ़ने पे ध्यान दो। तो मैंने यही किया था क्योंकि मुझे पता था कि टेक्निकल में पढ़ रखा है, नॉन टेक होता नहीं है मेंस में। तो अपने हम्म। को लिखने की तो वो प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मेरा क्या है, मैं जब तैयारी करता हूँ तो मैं लिख के पढ़ता हूँ, मुझे आदत है कि मैं लिख के पढ़ता हूँ सारी चीजें। मुझसे मतलब बिना पढ़े, मतलब बिना लिखे पढ़ा नहीं जाता, बिल्कुल याद नहीं होता कुछ भी। मैं सारी चीजें रिटर्न करके पढ़ता हूँ। तो मेंस के लिए मेरी प्रैक्टिस थी स्टार्टिंग से। उसके अच्छा। बाद में क्या, मेडी जी की बुक ले आया था जिसमें एक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हम्म। वो मैंने बुक पहले वो मैंने नोट्स से सारे कंप्लीट किए, तो वो बुक लगाई थी। बुक लगाने से क्या आप लोग पता लग जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल पे आ रहे हैं। क्योंकि हम्म। क्वेश्चन सारे लेवल के करने का कोई मतलब नहीं होता। अपन हाई लेवल के क्वेश्चन कर लें, वो क्वेश्चन आया ही नहीं वहाँ पर, तो कोई मतलब नहीं होता। पहले वो करो जो एग्जाम में आ रहा है, जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद यदि टाइम बचे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले वही करो जिसके जितने जितने जो लेवल अपने एग्जाम में आ रहा आपने कोई टेस्ट सीरीज वगैरह दिया था? है। सीरीज दिया था मेंस के लिए। प्री और मेंस दोनों के लिए बता दीजिए। प्री के लिए तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही दिया था। उसमें हम्म। प्री का सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रखे हैं और वो खुद भी प्रोवाइड कराते हैं पेपर, तो वहाँ से मैं सारे पेपर दिए थे। इसके अलावा जो मेंस के लिए तो मैंने ना जयपुर में गया था, जयपुर ऑफलाइन मैंने को टेस्ट सीरीज ली थी निम्बस अच्छा। वाली। अच्छा। उसमें 5 टेस्ट दिए थे उन्होंने ऑफलाइन। 500 रुपये उसका चार्ज था। उसके उन्होंने ऑफलाइन दिए थे, तो उसमें मैंने 4 टेस्ट दिए थे, लास्ट वाला छोड़ दिया था क्योंकि वो 24 को था और 26 को दिल्ली पेपर था मेरा। तो ट्वेंटी हम्म। फोर वाला प्रेशर की वजह से मैं कि यार कोई फालतू प्रेशर हो जाएगा माइंड पे, इसके लिए वो लीव कर दिया था और सारे पेपर दिए थे मेंस वाले। तो अब बात करते हैं, जैसे आप बार बार कोचिंग की बात कर रहे हैं, तो आपने कहाँ से कोचिंग करी थी? मैंने बीकानेर से की थी, वो लोकल कोचिंग थी वहाँ पे, वो जायज सर है ऑफलाइन? अपने मेडी जी के। तो हाँ, उन्होंने खुद ने खोली हुई थी वहाँ पर। तो अब बात करते हैं कि जैसे सारा कुछ जैसे सिलेबस कवर सब लोग कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज जैसे आपने बताया टेक्स्ट बुक का है अवेलेबल, सबको ही पता है कि उसका ही देना है, सब लोग उसी का पास रखें। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन दिलाने में और सिलेक्शन ना होने में रिवीजन का इम्पोर्टेंस होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आप रिवीजन करते थे और अपने टाइम को कैसे मैनेज करते थे? तो देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितनी बार अपन किसी चीज को पढ़ते हैं ना बार बार, तो उससे उतनी क्लियरिटी आती है। जितनी बार भी अपन पढ़ेंगे तो हर बार अपने को ऐसा लगेगा, ऐसा फील आएगा कि कुछ नया सीखा अपन ने। तो मैं रिवीजन क्या करता था, मेरा ऐसा फंडा था कि मैं बुक को बंद कर देता था, जो भी नोटबुक थी या जो भी नोट्स थे उनको बंद करके रख देता था और सारा कुछ अपने से लिखता था। मेरा ये फंडा था कि जब तक अपन खुद यहाँ नहीं लिख सकते, रूम में बैठ के नहीं लिख सकते उन चीजों को, तो वहाँ क्या लिख पाएंगे अपन। और क्या, जितनी चीजें क्लियर होती है ना रिवीजन से क्लियर होती है बार बार, तो उतना ही जल्दी क्लिक करता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि फ्री में टाइम इशू रहता है। तो रिवीजन से क्या है वो, अपने जो क्लिक करने क्या है ना वो टाइम कम हो जाता है। बार बार चीजें पढ़ी हुई होती हैं, अच्छे से पढ़ी हुई होती हैं। तो क्वेश्चन देखते क्या है, तुरंत क्लिक कर जाता है माइंड में इसका आंसर क्या, सोचना नहीं पड़ता। तो अब बात करते हैं कि जो आपने फेलियर वगैरह अपनी इतनी लाइफ में देखा है, तो उससे क्या सीखते थे और आगे बढ़ने का प्रेरणा कहाँ से मिलता था? और सर सीखा तो यही था कि मुझे बाद में पता लग गया था कि ना, अपने एक कोई टारगेट रखो, टेक को टारगेट रखो या नॉन टेक को रखो, इधर उधर हम्म। मत जाओ। जैसे कि मैं क्या, मेरा पहले एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैं भटक गया था, मैं नॉन टेक भी देने लग गया था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए स्टूडेंट को। एक कोई टारगेट रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा 1-2 साल का टाइम लगता है क्योंकि टेक्निकल हम्म। में वैकेंसी कम आती है। तो टाइम हम्म। लगेगा, तो अपना पेशेंस रखिए थोड़ा उसके लिए। हो जाएगा, होता है, सबका होता है। यदि जो लगा हुआ है ना, जो अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसका जरूर होगा कहीं ना कहीं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एट लास्ट आप बता दीजिए कि जो भी लोग, जैसे जुलाई में फॉर्म आने वाला है और अक्टूबर में एग्जाम का डेट दे दिया है एसएससी ने, तो उन लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि इस 3 महीने में लोग कैसे प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करें
और जिससे कि काफी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। देखिए मैं सारे उन स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें सारा, क्योंकि पहली नीड तो यही होती है कि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो, हम्म, उसका अच्छे से रिवीजन हो। उसके बाद में टेस्ट लगाएं अधिक से अधिक। हम्म, उनको फिर जो टेस्ट से जो अपनी गलतियां होती हैं, जो क्वेश्चन अपने से नहीं आते हैं, उनको नोटबुक में शॉर्ट नोट बनाएं उनके। और जो जो क्वेश्चन नहीं होता है ना, उससे जितने भी उसके आसपास का डाटा होता है उसको सारे को रिटर्न करें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनते हैं एक्स्ट्रा। तो ये हम्म, करें। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो टाइम वेस्ट ना करें फालतू रील और उनमें। इंस्टा चलाएं, फेसबुक चलाएं, सब कुछ चलाएं, लेकिन उसको एक मैनेज रखें उसको। जैसे कि मैं क्या करता था, मैं 1-2 घंटे पढ़ता था, उसके बाद मेरे क्या मतलब याद नहीं होता था मुझे, मतलब लोड, मतलब प्रेशर में आ जाता था माइंड। तो उसमें मैं क्या आध घंटे 10-20 मिनट इंस्टा विस्टा यूज करता था। तो अच्छे वे में यूज लीजिए उनको, कोई उनका डिसएडवांटेज नहीं है, अच्छे हम्म, मतलब यूज लीजिए उनको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज हम्म। हार्म नहीं करती है यदि उनको अच्छे से अपन मैनेज करें। नहीं, आजकल बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो बढ़ गया है। पहले यूट्यूब पे बहुत रील नहीं आता था, तो लोग आराम से रखते थे। अब तो उस पे भी काफी टाइम लोग वेस्ट कर लेते हैं। यूट्यूब पे भी शॉर्ट आते हैं ना आजकल। लेकिन तो वही है ना सर, उनको ना मनोरंजन के रूप में रखो, उनकी आदत मत लगाओ कि अपन 3-3 घंटे यूट्यूब इंस्टा ही चला रहे हैं। चलाइए, हम्म, 10-20 मिनट चलाइए, माइंड फ्रेश के लिए चलाइए, जिससे कि थोड़ा लोड कम हो जाए माइंड पे, माइंड फ्रेश हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपको, और यहाँ आने के लिए, हमारे व्यूअर्स को मोटिवेटेड और अपनी जर्नी के बारे में शेयर करने के लिए। और आपके फ्यूचर के लिए भी हमारे तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट। होपफुली आपका स्टेट पीसीस में हो जाए और हम लोग फिर से मिले। थैंक यू सर, बिल्कुल मिलेंगे। चलिए, तो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी और भी कुछ डाउट्स हो गए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, उनको जो भी डाउट आएगा, आपका एटलीस्ट जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक अपनी जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से लोगों को हेल्प कराने की कोशिश कीजिए। यस सर, बिल्कुल ऐड हो जाऊंगा आपको मैं। चलिए, और मैं आपको एडमिन बना दूंगा ताकि आपको भी मैसेज करने में सही रहेगा, लोग यस सर, रिस्पॉन्स आपकी अच्छा लिंक दे करेंगे। देना हाँ हाँ, टेलीग्राम वाली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, तो यहीं पे एंड ओके। करते हैं गौरव जी। यस सर, थैंक यू।